ब्लैक क्रैब कहानी की शुरुआत वर्तमान स्वीडिश से होती है, जो युद्ध के बुरे हालातों से गुजर रहा होता है। सरकारें यहाँ गिर चुकी होती हैं। लोगों के पास ना खाने के लिए खाना होता है और ना ही रहने की कोई सुरक्षित जगह और ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी। अगर उनके पास कुछ बचा होता है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी दुख और तकलीफें। इन्हीं सब के बीच एक सोल्जर कैरोलिन नैथ को दिखाया जाता है, जिसे आर्मी के एक टॉप रैंक ऑफिसर रात दौरा बुलाया गया होता है। यहाँ पर कुछ और भी सोल्जर्स को बुलाया गया होता है। इन सब को बताया जाता है कि इन्हें एक खास मिशन के लिए चुना गया है। इन्हें कुछ कैप्सूल्स लेकर इस बेस से ओडो के रिसर्च बेस तक जाना है। इन्हें बताया जाता है कि ठंड की वजह से पूरा समंदर जम चुका है। बर्फ इतनी पतली है कि गाड़ियां उस पर चल नहीं सकती और इतनी मोटी है कि जहाज भी उस पर तैर नहीं सकते, इसलिए उसे केवल आइस स्केटिंग के जरिए ही पार किया जा सकता है। कॉनर रात बताता है कि हम इस युद्ध को हार रहे हैं, लेकिन अगर तुम इस मिशन को पूरा कर लेते हो तो पूरा पासा ही पलट जाएगा। हम इस युद्ध को जीत जाएंगे, फिर तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो, तुम आर्मी छोड़ भी सकते हो। कैरोलिन इस मिशन पर जाने से मना कर देती है। वो कहते हैं हम कभी भी आइस स्केटिंग के जरिए हजारों मील का सफर तय नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक सुसाइड मिशन है। कर्नल बाकियों को बाहर भेजकर कैरोलिन को एक तस्वीर दिखाता है। ये तस्वीर उसकी बेटी की होती है, जो सालों पहले उससे बिछड़ चुकी होती है। कर्नल बताता है कि वो एक ओडो के रिफ्यूजी शिविर में देखी गई है। अगर तुम किसी भी तरह से वहाँ पहुँच जाओ तो तुम उससे भी मिल पाओगी। अब कैरोलिन को एक माँ की ममता उसे वहाँ तक ले जाने के लिए तैयार कर लेती है और इस तरह इस टीम को नाम दिया जाता है ब्लैक क्रैब। इसी रात इनके इस बेस पर भी हमला हो जाता है और इन्हें जल्दबाजी में यहाँ से निकलना पड़ता है। इनकी टीम में कुल 6 लोग होते हैं और ये 6 के 6 अब इस मिशन पर निकल पड़ते हैं। अगली सुबह सूरज निकलने के साथ कुछ मील का सफर तय कर लेते हैं। कई घंटे तक लगातार स्केटिंग के बाद ये लोग थक भी चुके होते हैं, इसलिए इनके टीम लीडर कैप्टन फोसबर्ग फैसला करते हैं कि पहले कुछ मिनट यहीं रुककर आराम करेंगे और फिर अपने आगे के मिशन को कंटिन्यू करेंगे। ये जगह चारों तरफ से खुली हुई होती है। यहाँ पर ना तो कोई इमारत होती है और ना ही कोई पेड़ या झाड़ियाँ। यहाँ पर रुकना इनके लिए बेहद ही रिस्की होता है। इन्हें कभी भी एनिमी स्नाइपर्स अपनी गोलियों का शिकार बना सकते हैं, इसलिए यहाँ से निकलना ही ये लोग ठीक समझते हैं। कैप्टन फोसबर्ग अब कैरोलिन को लीड करने के लिए कहती है। दरअसल कैरोलिन अपने समय की एक बेहतरीन आइस स्केटर रह चुकी होती है। उसे अपने काम का एक गहरा तजुर्बा होता है, इसलिए खास तौर पर उसे इस मिशन के लिए चुना गया होता है। अब फोसबर्ग और बाकी सब जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फोसबर्ग के पैरों तले की बर्फ टूट जाती है और पानी में नीचे डूबने लगती है। अब इससे पहले कि ये लोग उसे रस्सी की मदद से ऊपर ले पाते हैं, उसका 20 किलो वजनी बैग उसे पानी की गहराइयों में ले जाने लगता है। तभी कैरोलिन को ख्याल आता है कि वो दोनों कैप्सूल भी बैग के साथ पानी में डूब रहे हैं, इसलिए वो पानी में छलांग लगाकर किसी तरह से उस बैग को बाहर निकाल लेती है, लेकिन चाहते हुए भी वो फोसबर्ग को बचा नहीं पाती। ठंड की वजह से कैरोलिन के हाथ पांव जमने लगते हैं। ये लोग उसे जल्दी जल्दी में लेकर आगे बढ़ते हैं और इनकी किस्मत अच्छी होती है कि आगे ही इन्हें एक घर मिल जाता है। ये लोग उसे लेकर भीतर जाते हैं और आग जलाकर उसे गर्मी देने की कोशिश करते हैं। कुछ मिनटों तक यहाँ रहने के बाद कैरोलिन को थोड़ा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि इनकी लीडर फोसबर्ग अब मर चुकी होती है, इसलिए अब इन्हें एक नए लीडर की जरूरत पड़ती है। इन सब में से लेफ्टिनेंट न्यूलन की रैंक सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सभी उसे ही अपना नया लीडर चुनते हैं। अगली सुबह इनके एक साथी करीमी को दिखाया जाता है, जो इंटरकॉम पर किसी से कांटेक्ट कर रहा होता है। उसे ऐसा करते हुए कैरोलिन देख लेती है। तभी उसे दूर से आते हुए एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ती है। ये सभी फुर्ती के साथ उस घर के आसपास की झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर यहाँ तक पहुंचकर उस घर को मिसाइल से उड़ा देता है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ सोल्जर्स भी आकर आसपास के थोड़ा बहुत एरिया को सर्च करते हैं, लेकिन उनकी नजर इन पर नहीं पड़ती और फिर वो वापस लौट जाते हैं। इनके जाने के बाद कैरोलिन करीमे को गन पॉइंट पर लेते हुए उससे उसके हथियार ले लेती है। बाकियों के पूछने पर बताते हैं कि हेलीकॉप्टर के आने के पहले किसी से इंटरकॉम पर बात कर रहा था। इन्हीं का एक साथी ग्रैनविक कहता है, हाँ मैंने भी उसे किसी से बात करते देखा था। ये सभी उससे पूछते हैं, क्या तुम उनके लिए काम करते हो? करीमी कहता नहीं, मैं उनके लिए काम नहीं करता। वो बताता है कि अपने गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो F-28 बेस पर कम्युनिकेशन एंड इवेंट ऑफिसर है। इन्हें उसकी बातों पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन ये उसे इस तरह से छोड़ भी नहीं सकते, इसलिए उसका हथियार गोला बारूद छीनकर उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। इस हमले के बाद इन्हें अपने मिशन की इम्पोर्टेंस और भी समझ में आ गई होती है, इसलिए ये आज पूरा दिन चलते रहते हैं और शाम के समय जब एक वीराने से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें बर्फ के नीचे कुछ उभरा उभरा सा महसूस होता है। तभी कुछ आगे बढ़ने पर करीमी एक उभरी हुई चीज से टकराकर गिर जाता है और जब ये लोग उसे टॉर्च जलाकर देखते हैं तो वो एक इंसान का सर होता है और ऐसे ही चारों तरफ इंसानी लाशें बर्फ में जमी पड़ी होती हैं। इन सभी को मायूस होता देख न्यूलन और उसका दूसरा साथी मलिक इन्हें समझा बुझाकर आगे ले जाता है। थोड़ा आगे जाकर ये लोग रुककर सुस्ताने लगते हैं। तभी इन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ती है। इससे पहले कि ये लोग संभल भी पाते, इनके ऊपर गोलियां बरसने लगती हैं, लेकिन इनकी किस्मत इस बार भी साथ देती है और ये लोग बच जाते हैं। इन्हें छुपने की एक जगह मिल जाती है।
हेलीकॉप्टर के जाने के बाद ये लोग थोड़े ही दूर पर दिख रहे घरों के पास जाते हैं। अब ये लोग इतने थक चुके होते हैं कि इनकी हिम्मत भी जवाब दे चुकी होती है। इसलिए इनका टीम लीडर न्यूलन फैसला करता है कि आज रात यहीं रुकेंगे। वहीं जब ये लोग आसपास के एरिया को सर्च कर रहे होते हैं तो इन्हें एक घर दिखाई पड़ता है जिसकी लाइट्स जल रही होती हैं। जब ये लोग उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ एक कपल होता है। ये बताते हैं कि काफी लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, उस समय से जब युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था। इसके बाद एक कपल इन्हें खाने पर भी इनवाइट करता है और जब ये लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं इसी दौरान कैरोलिन के हाथ से एक स्पून नीचे गिर जाता है और जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है तो उसे टेबल के नीचे एक मशीन पिस्टल दिखाई पड़ती है। ओल्ड मैन को भी समझ में आ गया होता है कि उसने पिस्टल को देख लिया है। कैरोलिन उसे इशारों में समझाती है कि वो कोई भी गलत हरकत ना करे, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। करीमी जो ओल्ड मैन के बिल्कुल सामने होता है वो उसकी गोलियों का शिकार हो जाता है और वहीं मलिक भी घायल हो जाता है। वो इन्हें बताता है कि उसे गोली सिर्फ छू करने के लिए। वहीं ओल्ड कपल भी जवाब में मारा जाता है। अब इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होता है क्योंकि गोलियों की आवाज सुनकर कभी भी दुश्मन यहाँ तक आ सकते हैं। अब ये लोग अपना सामान पैक करने लगते हैं। इसी बीच एक लेडी इंटरकॉम पर इनसे संपर्क करती है। वो बताती है को करीमी की गर्लफ्रेंड बोल रही है और उससे बात करने के लिए कहती है। अब करीमी तो यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए ये उससे झूठ बोल देते हैं कि करीमी यहाँ पर नहीं है और फिर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। करीमी मर चुका होता है, लेकिन एक बात इन्हें समझ में आ गई होती है कि करीमी गलत नहीं था। इन्होंने खामखा उसके साथ गलत बर्ताव किया। ये लोग अपना सारा सामान लेकर यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद मलिक अचानक से रुक जाता है। ये लोग उसका घाव चेक करते हैं तो घाव बहुत ही गहरा होता है। दरअसल उसने इनसे पहले झूठ कहा था कि गोली उसे सिर्फ छू कर निकली है, बल्कि उसे गोली लगी होती है। अब वो आगे जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे स्केटिंग करने में बहुत ही तकलीफ हो रही होती है। फिर भी ये लोग उसे लेकर थोड़ा आगे जाते हैं। वहीं आगे उन्हें एक जमी हुई शिप मिलती है जो पूरी तरह से खाली होती है। वहाँ पर किसी भी इंसान की मौजूदगी नहीं होती, इसलिए फैसला करते हैं कि मलिक को यहीं छोड़कर ओडो के रिसर्च बेस तक जाएंगे और वहाँ से उसके लिए एक रेस्क्यू टीम भेजेंगे। ओडो के रिसर्च बेस की दूरी यहाँ से ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन बीच में ही दुश्मन का कैंप होता है और उनके बीच से उसे ले जाना पॉसिबल नहीं होता। ग्रैनविक इनके फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और फ्रस्ट्रेशन में उस कैप्सूल को खोल देता है। भीतर बायोहजार्ड का साइन होता है। ये समझ जाते हैं कि कोई घातक वायरस है और मिलिट्री से बायो वेपन बनाना चाहती है। मलिक इनसे कहता है कि वो ठीक ही कह रहे थे कि इससे युद्ध खत्म हो जाएगा। युद्ध ही नहीं बल्कि इससे पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए न्यूलन कैरोलिन को चेक करने के लिए कहता है कि कहीं आसपास कोई दुश्मन तो नहीं है। वो शिप के टॉप पर जाकर देखती है तो उसे शिप से काफी दूर कुछ लाइट्स दिखती हैं। तभी उसे अचानक से गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो नीचे जाकर देखती है तो मलिक ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली होती है। अब 6 से केवल 3 बचे होते हैं। कैरोलिन उसे इग्नोर करती हुई कहती है मैंने ऊपर कुछ लाइट्स देखे हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ग्रैनविक को उसके इस बिहेवियर से बहुत ही दुख पहुंचता है। वो कहता है यहाँ पर लोग मर रहे हैं और सभी को सिर्फ मिशन की पड़ी है। कैरोलिन दोबारा कहने की भी जरूरत नहीं समझती और वो कैप्सूल और अपना बैग उठाकर यहाँ से निकल पड़ती है। वहीं ये दोनों अभी भी खड़े सोच रहे होते हैं कि करे तो करे क्या, क्योंकि जो सामान लेकर जा रहे हो कोई मामूली सामान नहीं बल्कि दुनिया की तबाही का सामान होता है। दूसरी तरफ कैरोलिन थोड़ा आगे बढ़ती है तो देखती है कि बर्फ की पट्टियां पतली होना शुरू हो गई हैं। फिर भी वो हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़ती है, लेकिन जल्द ही बर्फ चटकना शुरू हो जाती है। वो खुद को बचाने के लिए लेट जाती है और इससे पहले कि वो डूबती न्यूलन और ग्रैनविक आकर उसे बचा लेते हैं। अभी दोनों फिर से एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इनके सामने एक आइलैंड होता है और उसके बाद ओडो का रिसर्च बेस सेंटर। अचानक से इनसे काफी दूर एक मिसाइल छूटती है जिसकी रोशनी में सांप दिखाई देने लगते हैं और इसी समय दूसरी तरफ आइलैंड से इनके ऊपर गोलियां चलना शुरू हो जाती है। ग्रैनविक जो कि एक स्नाइपर होता है वो अपने स्कोप में देखकर बताता है कि उसे सिर्फ एक टारगेट दिख रहा है। न्यूलन के आर्डर पर वो उसे उड़ा देता है और फिर गोलियां चलना बंद हो जाती है। वहां पहुंचकर देखते हैं कि उसके 2 साथी पहले ही मर चुके थे और आखिरी ग्रैनविक की गोली से मारा गया। आज की रात यहीं रुकने का सोचकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब कैरोलिन की आंख खुलती है तो देखती है कि न्यूलन यहाँ पर नहीं है। वो ग्रैनविक को जगाती है और आसपास उसे तलाशने लगती है। तभी कैरोलिन के ऊपर एक गोली चलती है। वो देखती है कि एनिमी फोर्सेस का एक ग्रुप इन्हीं की तरफ चला आ रहा है। ये दोनों मिलकर उन सभी को मार देते हैं। हालांकि इसमें ग्रैनविक भी मारा जाता है और एक गोली कैरोलिन को भी लग जाती है। अब कैरोलिन भी घायल हो चुकी होती है। इसके बावजूद वो ग्रैनविक की राइफल उठाकर न्यूलन के पीछे जाती है। कुछ दूर जाकर वो न्यूलन को देख लेती है और उससे कैप्सूल को वापस लौटाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसके नहीं सुनता और आगे बढ़ता ही जाता है। आखिर में वो उसे गन से शूट कर देती है। न्यूलन अभी तक जिंदा होता है। दरअसल उसने उसके कमर पर गोली मारी होती है। कैरोलिन उसके पास जाकर कैप्सूल को लेने लगती है। वो कैरोलिन को समझाता है कि हमें इस कैप्सूल को नष्ट करना होगा वरना करोड़ों लोग मारे जाएंगे, लेकिन वो उसके नहीं सुनती। दरअसल वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी के बारे में सोच रही होती है।
कुछ दूर जाने के बाद उसकी हालत खराब होने लगती है और उसे हालुसिनेशन होने लगता है। उसे ग्रैनविक मलिक और फोसबैक दिखाई पड़ते हैं जो उससे बार बार उस कैप्सूल को नष्ट करने के लिए कह रहे होते हैं। अब वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। बेहोश होने से पहले वो कुछ सोल्जर्स को देखती है जो उससे इस मिशन का कोड नेम पूछते हैं। वो कहती है ब्लैक क्रैब और इसी के साथ वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह उसकी आंख होडो के रिसर्च बेस में खुलती है। उसे उसके बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है। उसकी रैंक को एक सोल्जर से बढ़ाकर लेफ्टिनेंट की कर दी जाती है। वो अपनी बेटी के बारे में पूछती है। उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी कभी यहाँ थी ही नहीं। उसे यहाँ तक लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद दी गई थी। ये जानने के बाद उसे बहुत दुख होता है। वो बहुत रोती है, बहुत पछताती है और अब वो फैसला करती है कि वो जिस काम को पहले नहीं कर सकी अब पूरा करेगी। मासूम लोगों को उस वायरस के भेंट चढ़ने नहीं देगी। वो न्यूलन के पास जाती है और उससे कहती है कि हमें उस वायरस को नष्ट करना होगा। न्यूलन उससे कहता है लेकिन अब देर हो चुकी है। हमारे पास उस वक्त मौका था जब हमने किया नहीं और अब हम कर नहीं सकते। कैरोलिन कहती है कि अगर उन्होंने उसे अब तक रिलीज नहीं किया है तो हमें उसे नष्ट करना ही होगा। न्यूलन भी यही चाहता था इसलिए वो तैयार हो जाता है। इसलिए बिना देर किए सबसे पहले उस लैब का पता लगाते हैं जहां उस कैप्सूल को रखा गया होता है। ये एक डॉक्टर को डरा धमकाकर उससे उस कैप्सूल को निकलवा लेते हैं। इतने में यहाँ पर सोल्जर्स भी आने लगते हैं। इनके पास एक ग्रेनेड होता है और तय करते हैं कि इस पूरे लैब को उड़ा देंगे। डॉक्टर कहता है प्लीज तुम ऐसा मत करो, अगर तुम इसे यहाँ पर डेटोनेट करोगे तो पूरा बेस इन्फेक्ट हो जाएगा। वो इन्हें एक इमरजेंसी अलार्म दिखाता है और कहता है कि तुम इसे चालू कर दो, इससे सब के सब इस लैब से बाहर चले जाएंगे। और ये ऐसा ही करते हैं। इस अलार्म के चालू होने के साथ सबके सब इस लैब से बाहर जाने लगते हैं और उन्हीं में शामिल होकर ये लोग भी बाहर निकल जाते हैं। बाहर कई सारे हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार होते हैं जिसमें एक एक कर सभी डॉक्टर्स और सोल्जर्स जा रहे होते हैं। कैरोलिन न्यूलन को फोर्स करके उन्हीं के साथ भेज देती है और आखिरी हेलीकॉप्टर के उड़ान के साथ उस ग्रेनेड को डेटोनेट कर देती है जिससे वो तो मारी जाती है लेकिन साथ ही साथ उस वायरस का भी खात्मा हो जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म ब्लैक क्रैब की। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को आपने एंजॉय किया।